जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 4 परमाणु की संरचना का जो अभ्यास का प्रश्न उत्तर है, इसको हम लोग जो है वो सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंतर बताना है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना, जो चार्ज होता है, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। ठीक है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो धनात्मक होता है, यानी आवेश क्या होता है? धनात्मक होता है। और इसका वैल्यू क्या होता है? +1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.0 गुना 10⁻31 kg लिखा हुआ है। तो 9.1 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग सेम होता है, लगभग में 1.672 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ पे दोनों का सेम दे दिया गया है, लेकिन दोनों का पूरा सेम नहीं होता है, लगभग सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थिति जो है वो नाभिक के बाहरी भाग में रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो तो नाभिक के बाहर में रहता है, बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है। लेकिन प्रोटॉन क्या करता है? वो नाभिक में रहता है। और न्यूट्रॉन भी कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। और सारा हम लोग जो है अंतर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? जैसे टॉमटन ने। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया। ये भी एक और अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं जो है वो बताना है। ठीक है, तो क्या क्या कमियां हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? थॉमसन के परमाणु अनुसार परमाणु का द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण है। क्या बोल रहा है कि टॉमसन के अनुसार परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण है, जो परमाणु में फैला हुआ है या रदरफोर्ड के परिकल्पनाओं से मेल नहीं खाती, जिसके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में स्थित है। ठीक है, अगला क्या बोलता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? किसकी बात कर रहा है? रदरफोर्ड के बारे में। ठीक है, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसमें से विकिरण निकलता है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। किसके अनुसार? रदरफोर्ड के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ऊर्जा विकिरित करते हुए धीरे धीरे नाभिक के नजदीक आते हैं और अंत में नाभिक में डूब जाते हैं। इसका अर्थ है नाभिक अस्थिर है, जो सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। किसके बारे में? बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो बोर के अनुसार पहला पॉइंट, परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक आवेशित नाभिक स्थित है। बोर परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक धनात्मक आवेशित नाभिक स्थित है। परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है। और नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से कम आयतन का अनुपात, जैसे 1/10⁵ होता है। ये बोल कौन रहा है? पर बोर के हिसाब से ही है। ठीक है, सभी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। चौथा पॉइंट क्या है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्तीय पथ पर घूमते हैं, जिन्हें कक्ष कहते हैं। और इनको हम KLMN आदि से दिखाते हैं। जैसे ये सब है ना, KLMN, ये सब। ठीक है, यह संख्या 1 2 3 4 द्वारा जो है दिखाया जाता है। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। छठा पॉइंट क्या है इसका कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदते हैं तो परमाणु की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक विशेष कक्ष में रहते हैं उनकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जब कोई अपनी क्लास में है तो उसको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरा हायर क्लास में जाएगा तो उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा और खतरनाक मिलेगा तो उसे डर जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। जैसे टॉमसन का परमाणु मॉडल है। थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। ठीक है, किसकी तरह? क्रिसमस केक की तरह। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा सिद्ध किया कि
परमाणु जो है वो एक धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहा कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला किसके बारे में दिया गया है यहाँ पे, रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल के अनुसार जो है ये क्या कहता है कि परमाणु का केंद्र जो है ना वो धनावेशित होता है, और होता ही है, जिसे नाभिक का कहा जाता है। ठीक है, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, ये सही है। परमाणु का परमाणुविक मॉडल, बोर का परमाणुविक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में इस प्रकार की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। पहला क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन, कि पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट कि दिए गए ऊर्जा स्तर या कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के सूत्र के अनुसार भरे जाते हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो कौन सा फॉर्मूला से, तो 2n² से। ठीक है, कक्ष की संख्या को बताता है। पहले कक्षा में के कक्ष में 2n² यानी कि 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी पहले कक्षा में इसलिए 1 बैठाएंगे, दूसरा कक्षा में तो 2 बैठाएंगे, तीसरा कक्षा में तो 3 बैठाएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 9 और 2 18 यानी तीसरा कक्षा में कितना बैठाएंगे इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यदि यह बाहरी कक्ष में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन जो है वो कदमवार भरे जाते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज भरे जाते हैं। क्या, स्टेप वाइज जो है भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। किसके, सिलिकॉन तत्व की दूसरे तत्वों में संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी। तत्व की दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें उस परमाणु की संयोजकता बताती है, परंतु यदि बाह्य कक्ष इलेक्ट्रॉन इसकी पूर्ण क्षमता के नजदीक हो तो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 से घटाकर संयोजकता बताई जाती है। ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है। ठीक है, यह 2 इकाई धनात्मक आवेश के साथ संयोग कर सकती है। सिलिकॉन की संयोजकता +4 है क्योंकि ये 4 इकाई ऋण आवेश के साथ संयोग कर सकती है, जैसे SiCl4 SiCl2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक समस्थानों के कोई 2 उदाहरण उपयोग लिखिए। पहले बात परमाणु संख्या के बारे में, तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होता है ना, उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्व को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इस प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 6U + 6U बराबर 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27U होता है, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, जिसमें परमाणु संख्या समान, देखो इसका परमाणु संख्या 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सभी का परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है।
ठीक है। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 3 है। इस तरह से अन्य उदाहरण है, जैसे कार्बन का दिया हुआ है, क्लोरीन का दिया हुआ है। ठीक, उस वक्त समस्थानिकों का जो है कुछ उपयोग जो है वो दे दिया गया था समस्थानिकों के कुछ उपयोग। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी यानी एटॉमिक रिएक्टर ईंधन के रूप में होता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा के उपचार में जो है वो गलत दे दिया यहाँ पे शायद। संभारित, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारित कहलाता है। समझ में आ गया? परमाणु संख्या वहाँ पे समान था लेकिन यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान समान होगा। वैसे दो तत्व कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और आर्गन की परमाणु संख्या 18, लेकिन दोनों का जो द्रव्यमान होता है ना वो 40 होता है। क्या होता है? 40 होता है। ठीक है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं के कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। ठीक है, इसके बाद जो है क्या बोला है, सोडियम प्लस के पूरी तरह से भरे हुए के व एल कोष होते हैं। व्याख्या कीजिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए सोडियम के उदासीन परमाणु 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 2 के कक्ष में 8 एल कक्ष में। इस प्रकार सोडियम प्लस के और एम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल टाइप का जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सभी में। इसके बाद जो है क्वेश्चन जो खुद करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। जो क्वेश्चन जो है ये बच गया है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।